लिवलिहुड योजना विश्लेषण के इस माह के अंक में हम पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें हम दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभी तक अगर देखा जाए पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जुड़ी हुई प्रमुख टॉपिकों को देखा था। हमने पार्ट 1 में देखा था कि संपादकीय यानी योजना में जो उसको लेकर कहा गया है और भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वैश्विक स्तर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या दृष्टिकोण है और साइबर सुरक्षा खतरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका या उसका जो उपयोग। दूसरे पार्ट में यानी जो हमने कल देखा था उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अनुप्रयोग देखा था नागरिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, ठीक है। और उसमें हमने आज जो मैंने कल ही बताया था कि आज जो पढ़ाएंगे वो उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया दौर चैट जीपीटी के बाद चला है, ओपन एआई के बाद, वो उसका जो तकनीक क्या है, वो कौन सी तकनीक है, उस पर थोड़ा सा समझेंगे। उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी वो क्या कर सकता है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, और देखा जाए तो वह भारत के तकनीकी क्षेत्र में जो हमारा टेक्निकल सर्विस इंडस्ट्री है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें क्या परिवर्तन कर सकता है या उसको लेकर हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए क्या अवसर है या क्या चुनौतियां हैं। तो इन्हीं दो मुद्दों को हम चर्चा करेंगे कि जनरेटिव एआई के बारे में समझेंगे कि जनरेटिव एआई उसकी संभावना, दोहन और चुनौतियां, जिसमें उसके टेक्निकल पहलू को करेंगे। और दूसरा जो है भारत के जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या जिसको तकनीकी सेवा उद्योग कहते हैं, वो उसमें जो है एआई को लेकर क्या क्या अप्रोच है या क्या अवसर है, क्या चुनौती है, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, पहला टॉपिक में जनरेटिव एआई की संभावना, दोहन और चुनौतियां। ये इसमें जो है जो लेखक हैं वो बताते हैं, थोड़ा सा, चूंकि देखिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस में ये टेक्निकलिटी पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने इसमें भी उन्होंने जो है थोड़ा सा सरल ही रखने की कोशिश की है। उसको और संक्षिप्त और सरल बनाने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा जितना संभव हो सकता है। और इसमें मेन ये है कि हम समझेंगे कि जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रूप हम देख रहे हैं वो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी कुछ टेक्निकल शब्द है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाके सरल से सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या अवसर दे रहा है, वह क्या चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है या उसको लेकर क्या सुरक्षा चिंताएं हैं, उन सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और अगला जो हम इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल पढ़ाएंगे उसमें फिर उसके देखेंगे कि उसके क्या अवसर हैं, खास तौर से सर्विस इंडस्ट्री को लेके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, परिचय को देखते हैं। तो परिचय देखिए कि चैट जीपीटी के आने के बाद से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विशेष रूप से जनरेटिव एआई, अभी बताएंगे कि जनरेटिव एआई क्या है, कि कई सरकारों, निगम और व्यवस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया है। जब से चैट जीपीटी ओपन एआई का आया है तब से इस पे ज्यादा जो है ध्यान दिया जाने लगा है, वरना चर्चा तो ये बहुत पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। और इस प्रौद्योगिकी ने नवंबर 2022 के आसपास मुख्य धारा का ध्यान आकर्षित किया था, वहीं जब चैट जीपीटी आया था। और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार आने वाले दशक में जनरेटिव एआई का बाजार हर 2 साल में दोगुना हो जाएगा। हर 2 साल में ये 2 गुना बाजार हो जाएगा। और जैसे कि कल ही हमने पढ़ा था और देखा था कि जिस तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, संभावना है कि अगले 2030 तक ये भारत के अर्थव्यवस्था में 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक योगदान कर सकता है, अगर हम इसको सही ढंग से यूटिलाइज कर सके तो, ठीक है। अब देखते हैं कि जनरेटिव एआई क्या होता है। तो देखिए जनरेटिव एआई जो होता है वो एक प्रकार का, देखिए इसको साथ ही साथ कि जनरेटिव एआई एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है, जिसकी मदद से हम टेक्स्ट डेटा, इमेजरी, इमेज और ऑडियो सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार करते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो हम टेक्स्ट, इमेजरी या और डेटा तैयार करते हैं, नया तैयार करते हैं, वो होता है जनरेटिव एआई। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कुछ नई चीजें तैयार करना। अब नई चीजें तैयार करना मतलब टेक्स्ट डेटा होगा, टेक्स्ट मतलब पाठ्य सामग्री, तस्वीरें हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो हो सकता है, ये सारी चीजें जो है जनरेटिव एआई के द्वारा किया जाता है। और एआई जो है, अब एआई क्या होता है आर्टिफिशियल,
ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो ऐसे कंप्यूटर या ऐसे जो है उपकरण ऐप तैयार करती है या तंत्र तैयार करती है जो स्मार्ट तरीके से, यानी आम लोगों जैसे सामान्य जीव काम करते हैं उस तरह से वो काम कर सके और अपने कार्यों से वो तर्क करती है और अपने कार्यों से ही वो सीख के और बेहतर होती जाए। ठीक है, तो यानी अब जनरेटिव एआई क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है कुछ चीजें उत्पन्न, यानी टेक्स्ट ऑडियो वीडियो को उत्पन्न करने की जो है कुछ नई चीजें जो है जनरेट करने की जो है वो एक पद्धति है। यह जो है कंप्यूटर साइंस की ही तरीका है जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये सारी तकनीक है, इसको बारे में बोलता है कि ये मशीन लैंग्वेज लर्निंग है। मशीन लर्निंग में भी डीप लर्निंग और उसमें भी लार्ज लैंग्वेज लर्निंग के आधार पे ये काम करती है। तो अब पहले देखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग जो है, यानी जो मशीन हमारी सीखती है, हमारे पास मशीन लर्निंग है जो एक एआई का ही एक विषय है। यह एक प्रोग्राम होता है जो वेब पेजों, लेखों और किताबों आदि के माध्यम से आसानी से उपलब्ध डेटा से एक मॉडल को प्रशिक्षित करता है। देखिए, जो प्रोग्राम पहले होता था उसमें जो राइटर्स होते थे, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते थे, वो फीड करते थे। इसमें एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेज, लेख या जो उसको चीजें दी जाती है उसमें से खुद ही वो उपलब्ध डेटा से उसको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। उसको पढ़ना लिखना जैसे आपको सिखाया जाता है, इसको भी सिखाया जाता है। और यह प्रशिक्षित मॉडल जब ट्रेंड मॉडल हो जाता है तो नया या पहले से कभी न देखे गए डेटा के लिए उपयोगी भविष्यवाणी कर सकता है। जब उसे कोई चीज दी जाती है तो कुछ नई चीजें जो उसमें नहीं हो उन सबको जोड़ तोड़ के एक नई चीज बनाने के लिए ये तैयार होता है। तो ये होता है मशीन लर्निंग। मशीन को लर्न कराया जाता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में काम कराया जाए। और जब ये मशीन लर्निंग और गहराई से जाती है तो वो डीप लर्निंग हो जाती है। तो ये मशीन लर्निंग की तरीकों में सबसेट में डीप लर्निंग आता है। यह जो है कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है। अभी तक जो है मशीन लर्निंग नॉर्मल तरीके से काम करती है, लेकिन जो डीप लर्निंग है वो मनुष्य का दिमाग जैसे काम करता है। जैसे न्यूरॉन्स होते हैं ना, कई सारे लेयर होते हैं, एक न्यूरॉन एक साथ कई सारे जो है पैरेलली जो है न्यूरॉनों से संबंध करता है। और इस तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही जटिल लर्निंग प्रक्रिया होती है हमारे सामने। जैसे जब कोई आप सेव देखते हो तो सेव को देखने के दौरान कई सारी चीजें हम सीखते हैं। जैसे सेव का रंग हमको दिखाई देता है, सेव का आकार हमको दिखाई देता है। अगर हमने सेव कभी खाया होगा तो सेव के स्वाद भी हमको महसूस होने लगता है, सेव का स्मेल भी आने लगता है अगर हमने कभी किया होगा। तो ये कैसे होता है, हमारा न्यूरॉन्स पहले से ही काम करता रहता है और कुछ सूचनाएं वो स्टोर रहती है, वो पहले से उसमें इंपोज और जुड़ जाती है। इस तरह से मस्तिष्क काम करता है। जब इसी मस्तिष्क की जटिल प्रक्रिया को हम मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है उसमें ये इस्तेमाल करते हैं कि वो भी इसी तरह से सीखे, तभी तो इंटेलिजेंट कहलाएगा। वो भी इसी तरह के यानी लेयर तकनीक कई सारी चीजों से सीखे तो वो हो जाता है डीप लर्निंग। इससे उन्हें अधिक जटिल पैटर्न संसाधित करने की सुविधा मिलती है। कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क से प्रेरित होता है और डीप लर्निंग मॉडल में न्यूरॉन की कई परतें होते हैं जो जिन्हें जटिल पैटर्न सीखने में मदद मिलती है। इसमें वो और सिर्फ 1 to 1 नहीं, काफी गहराई से विश्लेषित और कॉन्सेप्चुअल चीजों को या इंटरेक्टिव चीजों को वो करने में सक्षम होता है। और यही डीप लर्निंग से एक आता है जनरेटिव एआई। ठीक है, तो जब ये डीप लर्निंग सीख लेता है तो जनरेटिव एआई आता है। तो ये जनरेटिव एआई डीप लर्निंग का ही एक उपसमूह है, जिसका अर्थ है कि यह कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है और पर्यवेक्षणी लर्निंग विधियों का उपयोग करके लेबल किए गए डेटा को संसाधित करता है। और चैट जीपीटी जैसे एक जनरेटिव एआई मॉडल है जो वेब पेजों, पुस्तकों और लेखों के संग्रह को प्रशिक्षित करता है। और जिस पैमाने पर यह जनरेटिव एआई लर्निंग करता है, पर्यवेक्षणी लर्निंग तकनीक को कहता है, उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। इसमें कई सैकड़ों से लेके अरबों शब्दों तक समूह को उनको दिया जाता है, जहां से वो चीजें सीखते हैं। सामान्य मानवीय लैंग्वेज से वो अपने आप को इनरीच करते हैं, उसको सीखते हैं और उसको कहता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि लर्निंग जो है
सुपरवाइजरी लर्निंग टेक्निक है। और इसी तरह से ये एक बहुत बड़ी एआई प्रणाली को प्रशिक्षित करता है जो उसके लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, और इसके द्वारा पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों के उत्तर की भी भविष्यवाणी कर सकता है। अगर आप लोग हमारे डेली क्लास देख रहे होंगे तो टुडे एनालिसिस के एक अंक में हमने पढ़ाया था कि कैसे जो है हनुमान एआई मॉडल है वो क्या है, जनरेटिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है, जो भारत जीपीटी यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड और 9 आईआईटी और भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर जो है किया जा रहा है। तो वही है, उसकी 1.4 से लेके जो है 5 अरब डॉलर 5 अरब जो है टैक्स जो है तक उसको उतना वो सीख रहा है। तो यही है, बड़े बड़े पैमाने पर इनको भाषा दिया जाता है जिससे ये सीख के नई नई चीजें ये सीखते हैं। जैसे हमारा बच्चा ही हो ना, छोटे छोटे शब्दों से फिर उसको बड़ा बड़ा फिर कम्युनिकेट चीजें, फिर ज्यादा गंभीर चीजें। तो वही है, इसको कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उसको मनुष्य के दिमाग जैसे सीखता है या एक्टिव जो है कार्य करता है, फंक्शन करता है, उसी की तरह इसको जो है ट्रेंड करने की कोशिश की जाती है। अब अगर जेनरेटिव एआई तकनीक है, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल का क्षेत्र क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे अगर आप देखें किसी भी क्षेत्र में, तो यह जनरेटिव एआई का उपयोग विचार मंथन सहयोगी के रूप में किया जा सकता है। जैसे आप लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं, 10 लोग बैठे हैं, कोई कोई विचार दे रहा है, कोई कोई विचार दे रहा है, तो अगर आपके पास 10 लोग ना हो तो आपका जनरेटिव एआई ही आप उसको कहेंगे तो वो जितना उसको सूचना दी जाएगी उतने सूचना के आधार पर आपको 10 तरह से अलग अलग तरीके से आपके पास ऑप्शन देगा। और अगर आपने कोई अपना ऑप्शन दिया तो अगर आप उसको कहेंगे तो वो उसकी चर्चा पर उसकी जांच भी कर सकता है, उसकी कमियां भी निकाल सकता है कि हमारी जो विचारधारा है इसकी 10 कमियां बताओ इसकी। तो वो ट्रेंड जितना ज्यादा ट्रेंड रहेगा, उसका लैंग्वेज मतलब जितना ज्यादा उसके पास सूचना प्राप्त रहेगी, उस सूचना सीखने के दौरान जितना उसकी कमियों को निकाल दिया जाएगा उतना ही वो बेहतर हो जाएगा। तो ये कर सकता है। दूसरा, जनरेटिव एआई का उपयोग, ये जनरेटिव है, किसी विशेष प्रयोजन वाले चैटबॉट कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। जो आप अगर नए हो, वो चीजें हो तो आपको वो चीजें बता सकता है, ब्रीफ कर सकता है, समझा सकता है, जैसे कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है। साथ ही ये सिर्फ लिख भी नहीं सकता है, जनरेटिव एआई पढ़ने के कार्यों भी कर सकता है। जैसे आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई प्रशासन है, जहां भी है आपके पास ढेर सारी कोई सूचनाएं आ गई, ढेर सारा लेटर आ जाता है। जैसे कोई कोई कंपनी ही है, कोई कस्टमर कंपनी है, उसको ढेर सारे लोगों ने मेल दे दिया है। अब उतना मेल पढ़ो और देखो, जांचो। आपका जनरेटिव एआई क्या कर सकता है, उन सारे मेलों को पढ़ के देख सकता है कि कहीं कंप्लेन है, कहीं तारीफ है, क्या है, उसको कैटेगराइज करके उसको आपके पास भेज सकता है। या आपके पास ढेर सारी फाइल आ गई है, उसको पढ़ के कोई चीज देना है तो आप उसको वो पढ़ के आपके लिए चीजें सार संक्षेप में बना के आपको प्रिसिस बना के दे सकता है, जिस पर आप अपना निर्णय लेने में या जो है डिसीजन करने में आपको आसानी होती है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखिए, जनरेटिव एआई का उपयोग लंबे लेखों को संक्षिप्त करने, व्याकरण संबंधी त्रुटियों को दूरने, प्रूफ रीडिंग के लिए भी किया जा सकता है। और ये जो ढेर सारे आपके लेटर, यानी जो आपका सचिव या सेक्रेटरी काम करता रहा है, वो काम ये आप इससे करवा सकते हैं। जैसे कि मार्वल मूवी में जो आयरन मैन का जो है उनका जो कंप्यूटर है, जार्विस या मार्विस क्या नाम है, आप देख लीजिएगा कि वो जो काम करता है वो बोलता है ना, वही उसी तरह की प्रत्युक्ति है कि उसका आधा काम तो वही कर लेता है, लेकिन फैसला कौन लेता है, फैसला उसमें आयरन मैन ही लेता है। और जब फैसला लेने की क्षमता भी किसी और को दे दी जाती है तो वो क्या करता है, तो उस मूवी में वो जो दिखाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता और उसकी कमियों में वो जो वो वाला पहलू है उसका वो दिखाया गया है। ठीक है, तो एआई के बारे में प्रमुख चिंताएं क्या है, तो इसकी प्रमुख चिंताएं हैं जैसे लिंग भेद या इस तरह के पूर्वाग्रह। जैसे एआई है, एआई की चिंता है कि यह बेहतर तो होता है लेकिन ये कई सारी पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकता है। जैसे ये जो जहां से सीखता है, जो लैंग्वेज होता है, वो ज्यादातर क्या है, वो कंप्यूटर में जो उपलब्ध डेटा है या इंटरनेट पे जो उपलब्ध डेटा है या जो सूचनाएं हैं उसी पर यह निर्भर करता है। अगर उसकी सूचनाएं बहुत बेहतर है तो ये बहुत अच्छा भी सीखता है, लेकिन उसमें से कई सारी अगर पूर्वाग्रह पहले से हैं तो उसको भी ये अपने साथ रख सकता है और ये और बढ़ा सकता है। ठीक है,
तो उसका ये हो सकता है कि कई बार ये लैंगिक भेद भी कर सकता है, कई बार ये चीजें भी कर सकता है, जिसका जो है कहीं ना कहीं वो एक जो समानता का सिद्धांत है उसके विरुद्ध है। तो इसके में आवश्यक क्या है कि इसको जो देखिए, ये इसके कुछ सबसे बुरे गुण को भी दर्शाता है, जिसमें हमारे कुछ पूर्वाग्रह, नफरत और गलत धारणाएं हैं। अगर ये चूंकि हमारा लेख कैसा है, इन सब से भरा पड़ा है, तो ये उनसे ये भी सीख सकता है और सामान्य मनुष्य से ज्यादा गहराई से ये उसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता जो है सामान्य मनुष्य से करने से ज्यादा होती है, इसलिए ये और उसके गहराई से कर सकता है। और सामान्य तरीके से हम इसको समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारा ये रहता है कि जो ये कहता है, कंप्यूटर जो कहता है वो सही ही कहता है, ज्यादातर लोग ये समझते हैं। तो यही उसकी दूसरी भी कमियां हैं। देखिए, रोजगार गंवाने वाला तो आप चलो देख ही लेना। जो इसकी और कमी है कि ये जो है जनरेटिव एआई मॉडल एक अस्वीकरण देता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर गलत हो सकता है। ये बताता है, उसमें लिखा रहता है कि हमारे दिया गया उत्तर गलत हो सकता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जो है उतनी टेक्निकल भाषा को समझते भी नहीं है और ये मान लेते हैं कि जो ये कहता है वो सही होता है। और इस तरह से अगर वो कोई गलत चीज भी कह रहा है गलत, तो उसी को सही करते करते और फिर बाद में वो चीजें और भी बढ़ती जा सकती हैं। तो ये एक चुनौती है। दूसरा, डीप फेक की तो चुनौती है ही है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये कभी कभी हम आत्मविश्वास के साथ गलत चीज को ही सही मान लेते हैं और वो मत भ्रम होता है, और ये गलत चीज को भी सही मान के उसी से चीजें ला के देने लग सकता है। यानी जो सिंथेटिक लैंग्वेज की चुनौती है, उससे ये क्या कर सकता है, ग्रसित हो सकता है। और साहित्यिक चोरी की भी समस्या आ सकती है, प्लेगरिज्म की समस्या आ सकती है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है वो कहाँ से, जो उसको लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज जो उसको इंटरनेट या यहाँ पे जहाँ से उसको सूचनाएं लेनी है वहां से जो मिलता है वहीं से लेगा। तो वो क्या करता है, वो एक तरह से देखा जाए तो उन साहित्यिक चीजों को वहां से आके जोड़ के वो क्या करेगा, एक तरह से वो आप कह सकते हो प्लेगरिज्म ही होगा, जो आपको तो लगेगा नया है लेकिन एक्चुअल में वो कहीं न किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन कर रहा होगा। और जब ये मामला आएगा तो जिसने उसका प्रयोग किया है, जिस संस्था कंपनी ने प्रयोग किया है, वो दोषी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोषी नहीं होगा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं और इसी को हमें दूर करना है और आने वाले इसके अवसर को करना है। तो जिम्मेदार एआई को लागू करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए, जिम्मेदार एआई क्या करता है, एआई, जनरेटिव एआई जो भी है, या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या लार्ज लैंग्वेज लर्निंग, इसकी जो प्रक्रिया होती है ना, जिस चीजों को ये पढ़ता है, जिनसे ये सीखता है, सीखने और पढ़ने के दौरान डेटा जितना बेहतर होगा, उसको जितना न्यू और रिफॉर्म डेटा मिलेगा, और सीखने की प्रक्रिया के दौरान इसकी कमियों को जितना दूर किया जाता रहेगा, अगर कोई कमी आएगी तो जितना दूर किया जाता रहेगा, यह उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो ऐसे में इससे जो है जो जानकारी दी जाएगी उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना कि जनरेटिव एआई मॉडल जेंडर पूर्वाग्रहों को कायम नहीं रखे या बढ़ाए नहीं, ये भी ध्यान रखना है। नैतिक निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सूचना की प्रदर्शित महत्वपूर्ण होती है। उपयोगकर्ताओं के पास जनरेटिव एआई मॉडल की सीमाओं, यानी उसकी जो कमियां हैं और उससे पैदा होने वाले जोखिमों को सुलभ और गैर तकनीकी व्याख्या होनी चाहिए, ताकि वो उसे समझ सके और जान सकें कि हमें इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, ये आपका सहायक है। मैंने फिर क्यों बताया कि जब अभी मैं आयरन मैन का उदाहरण दे रहा था कि वो निर्णय कौन लेता है, आयरन मैन ही लेता है, बाकी वो उसके सामने विकल्प करता है। तो ये हमारे सामने विकल्प लाएगा, उस विकल्प को समझने की, सोचने की क्षमता हमें होनी चाहिए, तभी हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और साथ ही में इसमें डाटा जो उपयोग करता है उसकी डाटा, उसको पता होना चाहिए कि डाटा की सुरक्षा या गोपनीयता सुनिश्चित करना होगा। और जेनरेटिव एआई को, रिस्पॉन्सिबल जनरेटिव एआई को इसमें तैयार होना पड़ेगा, और डेटा का नैतिक उपयोग एक सुनिश्चित करना है कि जनरेटिव एआई का उपयोग केवल और केवल सकारात्मक उद्देश्यों से किया जाए, नकारात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं। ठीक है, अब अगला जो हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि क्या है, उसके तकनीकी पहलू को देखा। अभी तक जनरेटिव एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज लर्निंग, और उसमें क्या क्या उसके अवसर हो सकते हैं, जो है क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये तो हमने अभी देख लिया।
हमारा जो दूसरा और नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है उसमें ये है कि भारतीय तकनीकी सेवा उद्योग में सुरक्षित और मानव केंद्रित समाधानों के लिए जेनरेटिव एआई की उपयोगिता। देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत सरकार का दृष्टिकोण है कि हमारे लिए ये बहुत बेहतर अवसर उत्पन्न करता है, बस हमें इसे समावेशी बनाना है, मानव केंद्रित बनाना है और रिस्पॉन्सिबल बनाना है। यानी उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करके इसके अवसर को लाभ लेना है। तो ये चीजें हम कैसे भारत का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो एक बहुत कह सकते हो कि दुनिया में रिनोन्ड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वह भी जैसे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या कंप्यूटर और इसी तरह प्रौद्योगिकी पर काम कर रही है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे वो उसको उसका इस्तेमाल करके या उसके अवसर का कैसे वो लाभ उठा सके, इस आर्टिकल में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये कुछ मुद्दे हैं, जैसे इसमें अवसर क्या है, सेवा उद्योग वास्तविकता को कैसे स्वीकार कर रहा है, इन्हीं कुछ टॉपिकों के साथ हम इस विषय को विश्लेषित करेंगे। और ये लेख जो है नासकॉम के एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंप्यूटर या इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं उनका एक समूह है नासकॉम, उसी के चेयरमैन द्वारा ये लिखा गया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखें तो ये कहते हैं वर्ष 2023 में तेजी से प्रौद्योगिकी नवाचार की शुरुआत हुई, जिसमें जनरेटिव एआई स्मार्टफोन मूवमेंट के रूप में घोषित किया गया। जैसे स्मार्टफोन आया ना, जिस तरह से उसने हमारे जीवन में क्या किया, जो है क्रांतिकारी बदलाव किया, उसी तरह से जनरेटिव एआई ने भी किया। और जनरेटिव एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत नई चीजों का, नए इमेज का, नए ऑडियो वीडियो चीजों का को उत्पन्न करना जो पहले न रहे हो। ठीक है। और वर्ष 2024 में संभव हो सकता है कि स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, मनोरंजन क्षेत्रों में लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने के वादे के साथ प्रयोगशालाओं और अवधारणा के प्रमाणों से लेकर व्यापक अनुप्रयोग तक जनरेटिव एआई में पारगमन या ट्रांजिशन देखा जाए। ये हम अपने पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में इसको खासतौर से दूसरे पार्ट में समझ सके हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये परिचय है और हमें देखना है कि भारत के तकनीकी सेवा जो है या जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके लिए क्या अवसर है। तो उसके समझिए कि भारत में जो तकनीकी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, यानी मजबूत तकनीकी सेवा उद्योग है, हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, किसके माने में, टेक्निकल वाले में, विशाल डिजिटल डेटा है, साथ ही एक मजबूत STEM प्रतिभा है। STEM साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथ। ये कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरत होती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। इसकी प्रतिभा पूल है और एक संपन्न डीप टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसे में इस तकनीकी पुनर्जागरण में सक्रिय रूप से भाग भी भारत जो है, इन सारी चीजों के साथ तकनीकी पुनर्जागरण में सक्रिय रूप से भारत भाग भी ले रहा है। और भारतीय टेक कंपनियां पारंपरिक रूप से IT और बिजनेस प्रोसेसन प्रबंधन सेवाएं जो है प्रदान करने में उत्कृष्ट रही हैं दुनिया में। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेसिंग जो करती हैं, उनकी जो सर्विसेज थी उसको देने में ये दुनिया में फेमस हैं। ऐसे में जनरेटिव एआई के आगमन के साथ अब एआई संचालित एनालिटिक्स भी देने का काम है। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और व्यक्तिगत ग्राहक इंटरसेक्शन को शामिल करने के लिए इन्हें अपने पोर्टफोलियो को विस्तार कर रही हैं या विस्तार करना होगा। ठीक है। सेवा उद्योग द्वारा एआई वास्तविकता को स्वीकार करना। हमारा जो सर्विस इंडस्ट्री है, हमारी जो सॉफ्टवेयर सर्विस, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ होता है, जो हमारा तकनीकी सेवा उद्योग है या जिसे कह सकते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वह जो है 2024 में हमारा उद्योग एआई की शुरुआती उत्साह से आगे, यानी अब वो जो होता है ना कि कोई चीज आता है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब अच्छा तो है, अब उसको हमें आगे भी करना है, उसको लेकर व्यवहारिक अनुप्रयोग और मूल्य प्राप्ति, कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, उसमें आगे बढ़ रहा है। और एआई को प्रचार से अब वास्तविकता कैसे बदलना पड़ेगा, उसके लिए बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रभाव मूल्यांकन करना पड़ेगा, सुरक्षा और मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बनाए रखने के आसपास जटिलताओं को नेविगेट करना शामिल होगा। देखिए, इसको ही समझिए। अभी मैं जो हनुमान जो मॉडल है भारत GPT का, ये क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसमें जुड़ा हुआ, भारत की जो है 8, 9, 10 जो है 9 करीब जो है IITs हैं, भारत सरकार का जो है मंत्रालय है, उसमें ये सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं,
मेनली तकनीकी जो है इंडस्ट्री डिपेंडेंट अवधारणा है, जिसमें जो विश्वविद्यालय हैं या तकनीकी संस्थान हैं, सरकार है, ये सब मिलके भारत में अपना जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये है, और कंपनियां अब एआई समाधानों को बढ़ाने, उसके वास्तविक दुनिया के प्रभाव को समझने, मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने और मानव केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखने पर ध्यान दे रही हैं कि उसका अवसर मिले और चुनौतियां न हो। जैसे हनुमान मॉडल ही है, वो कितना अभी 11 भारतीय भाषाओं में काम कर रहा है, उसे 12 भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि भारत की जरूरतों के अनुसार वह बेहतर काम कर सके। ठीक है, आगे इसमें देखें कि एआई इनोवेशन को आगे बढ़ाना। अब ये जो अवसर है उसको आगे बढ़ाने के लिए एआई के क्षेत्र में इनोवेशन भी बढ़ाया जा रहा है, और उसके लेकर एआई को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की इस्तेमाल किया जा रहा है, कुशल एल्गोरिथम और बाजार की जरूरत की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। ऐसे में भारतीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, जिसका लक्ष्य एआई समाधान प्रस्तुत करना है जो न केवल नवीन है बल्कि मापनीय और विश्वसनीय है। इससे क्या हो रहा है कि इस प्रभाव समाधानों का प्रभाव विकास को गति देने, ग्राहकों को संतुष्टि देने, सुधार करने और नए व्यावसायिक अवसर सृजित करने की उनकी क्षमता में देखा जा रहा है। ठीक है, उद्योग के लिए अवसर के जो संभावित क्षेत्र हैं, तो उसमें देखिए ये उद्योग के लिए जैसे बताया ना कि ये चीजें आपके लिए लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, इंटरेक्ट भी कर सकता है। तो उद्योग जो सर्विस इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या जो काम होते हैं उसके लिए कर सकता है, जैसे कि बाजार विस्तार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, नए विस्तार में नई सेवाएं पेशकश शामिल है और उसकी उद्योगों की बढ़ती जरूरतों के बारे में अध्ययन कर सकता है, उसमें सेवा वितरण जैसे कर रहा है उसके लिए प्रक्रियाओं में सुधार कर सकता है। ये जनरेटिव एआई लीड जनरेट कर सकता है, गणित बिक्री करने के लिए जो है बिक्री करने की रणनीति तैयार कर सकता है, संपूर्ण बिक्री जीवन चक्र के बारे में अध्ययन कर सकता है, और साथ ही यह जनरेटिव एआई कानूनी और मानव संसाधन जैसे आंतरिक सक्षम प्रक्रिया में जो समय लगता है उसमें उसको भी बचा सकता है। कैसे? अपने वही पढ़ने और तेजी से पढ़ने की क्षमता के कारण। ठीक है, एआई परिदृश्य में भारत की अद्वितीय स्थिति कैसे है? देखिए, भारत ने एआई के लिए छोड़िए, तकनीकी के लिए ही भारत की अद्वितीय स्थिति हमेशा रही है, क्योंकि भारत सरकार ने तकनीक को, खास तौर से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। तकनीकी सिर्फ ऊपर से नीचे ही न हो, भारत सरकार का ध्यान रहा है कि, और भारत सरकार का ध्यान रहा है तो भारतीय इंडस्ट्री का भी ध्यान रहा है कि तकनीक का लाभ सभी को हो, ग्रास रूट लेवल पर भी हो। जैसे हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो एक ग्रास रूट लेवल पे जो है डिजिटल तकनीक का फायदा लोगों को आम सेवाओं तक पहुंचाने में होता है। तो वो अप्रोच हमारा पहले से है, उसी अप्रोच में हमारा एआई भी जुड़ जाएगा। तो वही है कि एआई परिदृश्य में भारत की अद्वितीय स्थिति है, क्योंकि विशिष्ट रूप से समावेशिता और सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित हमारा डिजिटल परिवर्तन के प्रति भारत के दृष्टिकोण ने तकनीकी प्रतिमान में एक वैश्विक मानक स्थापित किया है। ठीक है, हम पारंपरिक टॉप डाउन इनोवेशन मॉडल के विपरीत भारत में हर स्तर पर आर्थिक विकास और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करते हुए जमीनी स्तर पर प्रथम दृष्टिकोण अपनाया है कि हमारे लिए जो ग्रास रूट लेवल है वही फर्स्ट है, वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए भारत देखिए, जब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा था उसकी अध्यक्षता में, तो उसने समावेशन को महत्व दिया, और जो टेक जियांट है उनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों, यानी टॉप से डाउन नहीं, इसको आम शुरुआती स्तर पे ही आम ग्रास रूट लेवल के इसकी समस्याओं और उनके अवसरों को ध्यान में रखना होगा। भारत ने प्रयास करना शुरू कर दिया था, और इस रणनीति से हमें न केवल प्रतिभागियों के रूप में बल्कि एक अभूतपूर्व पैमाने पर हासिल किए गए वास्तविक समावेशी मानव केंद्रित डिजिटल परिदृश्य बनने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो अब ये जो है कहीं ना कहीं एआई के लिए भी ये होगा। तो जब हम एआई के युग में प्रवेश करते हैं तो भारत को अवसर और प्रभावोन्मुख विकास के समान सिद्धांतों को लागू करना चाहिए, जिसमें एआई केवल एक जोखिम के स्रोत के बजाय उन्नति के रास्ते के रूप में भी पहचाने, और एआई प्रौद्योगिकियों के मुख्य डिजाइन सिद्धांतों के भीतर सुरक्षा भी हो और समावेशिता को भी शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जो सरकार का दृष्टिकोण है वही बात ये भी कहते हैं नैसकॉम के चेयरमैन। ठीक है, और एआई सुरक्षा और नैतिक विचारों को संबोधित करना है, तो इसमें देखना है कि जैसे जैसे हमारा एआई सिस्टम उन्नत हो, व्यापक हो, उसमें सुरक्षा और नैतिक पहलू इनबिल्ट हो, जुड़ता जाए।
दूसरा, भारतीय तकनीक उद्योग सुरक्षित एआई विकास कार्यों में निवेश करके मजबूत डेटा सुरक्षा और जो कह सकते हो कि उसको रिस्पॉन्सिव या कह सकते हो जिम्मेदार एआई के विकास में जो है अपना मदद करे। और सुरक्षा संबंधी विचारों में एआई सिस्टम को दुर्भावनापूर्ण हमले से बचाना, यानी जो लिंग भेद या कोई और किसी के प्रति जो भेदभाव अगर कहीं दिख रहा है तो हमारा जो सिस्टम हो उसमें ये न हो। डेटा गोपनीयता होनी चाहिए सुनिश्चित करना, और एआई अनुप्रयोगों की अखंडता को बनाए रखना शामिल है। नैतिक विचारों में पूर्वाग्रह को रोकना है, पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मानवीय नियंत्रण बनाए रखना है। हर हाल में नियंत्रण किसके द्वारा होगा? मानव के द्वारा होगा। और इसको लेकर जो उसका उपयोग करता है उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपके एआई की क्या ताकत है, क्या कमी है, वो आपका टूल्स है, वो आपकी मदद के लिए है और अंतिम निर्णय आपको ही लेना है। ठीक है, तो इसमें जो है मेन फोकस है मानव केंद्रित एआई, ये एक मुख्य फोकस है। और इसको लेकर जनरेटिव एआई को क्या करना है? पारदर्शिता और मानवीय निरीक्षण को प्राथमिकता देते हुए मानव केंद्रित के दृष्टिकोण के प्रति मौलिक बदलाव की मांग करता है। और इसके लिए जो भी एल्गोरिथम प्रयोग किया जाए वो शुरुआत के चरण से, एआई के विकास के चरण से ही उसे रिस्पॉन्सिव और डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बचाए रखने वाला उसमें होना चाहिए। यानी जो चीजें वो सीख रहा है उसके दौरान ही, वो सीखने के दौरान ही उसकी कमियों को दूर कर देना चाहिए ताकि आगे जो है वो एक रिस्पॉन्सिव एआई के रूप में बिहेव करे। ठीक है, जैसे मानवता के लाभ के लिए एआई के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यह परिपेक्ष महत्वपूर्ण है। क्या प्रमुख है कि एआई का सुरक्षित रूप से निर्माण करना आवश्यक है। इसमें एआई विकास जीवन चक्र के दौरान सुरक्षा उपायों को शामिल करना शामिल है, जिससे संभावित जोखिमों से सुरक्षित अनुकूल प्रणालियों को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे अभी जो गूगल का जेमिनी है, उसका गूगल ट्रायल कर रहा है, उस पर किसी ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा कि क्या वो डिक्टेटर हैं या तानाशाह हैं, तो उसका उसने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि वो डिक्टेटर है। ये क्या है? यह कहीं ना कहीं हमारे कानूनों का उल्लंघन है, जबकि हमारा आईटी रूल्स, आईटी एक्ट कहता है कि इस तरह के किसी भी व्यक्ति के निजी मामलों को या उस पर पूर्वाग्रह नहीं पाला जा सकता है। अब इसमें क्या है कि किसी के विचार रहे होंगे, कहीं से उसने क्या कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, किसी भी विचार, किसी भी लेख और उसको जो है पढ़ लिया होगा। हो सकता है कोई उनका राजनीतिक अपोनेंट ही वो कोई चीजें लिखा होगा, वहां से उसने पढ़ा और उसने उसको दे दिया। इस तरह की चीजों को, यानी अभी ट्रेनिंग शुरुआत में ही इस तरह की चीजों को ट्रेंड कर देना है। हम अपना एआई मॉडल, वो हमारा क्या है, हमारा टूल्स है जो हमारे लिए काम करेगा। उसको हम जो जैसा सिखाएंगे, सिखाने के दौरान हम जितना मेहनत कर लेंगे, जितना चीजें उसको बेहतर सिखा देंगे, उतना उसकी गलतियां कम होंगी या नहीं होंगी। जैसे जब चैटबॉट आया था, आप देखिए जब चैट जीपीटी आया था तो कुछ ऐसे न्यूज आए थे कि जब उसमें ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म या अन्य इन धर्मों के प्रतीकों के बारे में कोई प्रश्न पूछता था तो वो लिख देता था कि हमें धर्म के मामले में नहीं जाना चाहिए। यानी उसको जो चीजें सिखाई गई थी वो सिखाया गया, उसमें वो चीजें थी, लेकिन जिसने वो चीज उसको बनाया था उसको ध्यान नहीं रहा कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी किया जाए। ऐसे में जब उसको बाद में, हालांकि उसको सही कर लिया गया, जब उसको पूछा गया हिंदू देवी देवताओं के नाम पे चुटकुले सुनाओ तो वो चुटकुले सुना देता था, जबकि जो है मुस्लिम धर्म या और जो सेमेंटिक धर्म है उनके बारे में नहीं सुनाता था। क्यों? क्योंकि जो उसकी ट्रेनिंग हुई थी वो उन्हीं धर्म के उदाहरणों के साथ हुई थी। ऐसा नहीं जानबूझ के इसको छोड़ दिया गया था, इसके दायरे को छोड़ दिया गया था। ऐसे में हमें अपना गलती किसकी है? जिसने उसको सिखा रहे थे, जो मॉडल्स है, हमें उसी दौरान ये कर देना है कि हमें इस तरह के पूर्वाग्रह, जो लिंग का, जाति का, धर्म का, क्षेत्र का या डेटा की गोप चोरी करना और इस तरह की चीजें जो है, इससे हमें बचा के तभी हम अपने एआई का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है योजना एनालिसिस के फरवरी माह का जो है ये पार्ट 3 या अंतिम पार्ट समाप्त हुआ है। इसको आप लोग पढ़िएगा। अगला जो पार्ट है वो मार्च महीने का, अगला मार्च महीने की जो योजना रहेगी वो कला और संस्कृति में रहेगी। तो अभी जब आई नहीं है, जब आएगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार।